स्वागत है एक बार फिर आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की और इस वक्त आपको सीधे मुंबई लेकर चलते हैं। आदित्य ठाकरे इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इंडिया अलायंस की बैठक के बीच, सुनिए। अगर आप देखें तो ये बैठक इस बार मुंबई में है। पहली बैठक हमारी पटना में थी, फिर बेंगलुरु में थी। हर एक बैठक में अगर आप देखें, हर एक मीटिंग में देखें तो सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आगे आ रहे हैं। हमारी लड़ाई तानाशाही के खिलाफ है, हमारी लड़ाई जो संविधान बदलना चाहते हैं देश के, उसके खिलाफ है। लोग साथ में आ रहे हैं, लोग इकट्ठा आ रहे हैं और देश में बदलाव होगा, ये हमें पूरी तरह से यकीन है। या बैठकीला 1000 रुपये खर्च होतोय, 4,500ची प्लेट आहे, 25,000 असा आरोप आता एनडीएच्या नेत्यांनी। नाही, मला वाटतं त्यांनी पहिलं सांगावं की गुवाहाटीचा खर्च कोणी केलेला, सुरतचा खर्च कोणी केलेला, त्या चार्टर्ड प्लेनचा खर्च कोणी केलेला, जे 50 खोके ते आमदारांना दिले गेले त्याचा खर्च कोणी केलेला, ह्याच्यावर लोकांनी बोलावं। बरं, जी दसऱ्याची सभा त्यांनी करायचं बघितलं, आमचा दसऱ्याची सभा ढापण्याचा प्रयत्न केला, त्याच्यात पण असं ऐकलं गेलं होतं की 10 कोटी एसटीला दिले गेले होते। कुठचाही त्यावेळी पक्ष नसताना हे पैसे कुठून दिले होते, तर ह्याच्यावर तर चर्चा व्हायला पाहिजे। आणि सरकारी खर्च होता का की कोणाच्या खिशातून आला होता, खोक्यांमधून आला होता? त्या बॅनरबाजीकडे लक्ष देऊ नका। ज्यांच्याकडे जनता नसते, सोबत जनता नसते, ते बॅनर लावतात। नहीं, देखिए, ये तो बात अगर आप देखें तो बीजेपी जितना हमें टारगेट कर रही है, उनके मन में डर बैठा हुआ है कि इंडिया भी जीत रही है। उनका जो उनकी नफरत है वो भारत से, उनकी नफरत इंडिया से, उनकी नफरत हमारे देश के संविधान से है और वो हम उन्हें जीतने नहीं देंगे। आप लोगों की मीटिंग को जैसे अनाउंस हुआ, महायुति ने अपनी बैठक अनाउंस की और आप लोगों की मीटिंग पर सवाल खड़े कर रही है कि पैसे खर्च किए जा रहे हैं। नहीं, ये क्या महायुति, ये तो सारे डरपोक लोग साथ में आए हुए हैं जो ईडी को डर रहे थे, एनआईए को डर रहे थे। ये सारे लोग एक साथ, अगर आप देखें तो महाराष्ट्र को पीछे लेके जा रहे, तो हम उनके और ध्यान नहीं देखे। अगर आप देखें तो आज किसान त्रस्त है, आज महिलाओं की आवाज कोई सुन रहा नहीं है, उनके लिए हम लड़ रहे हैं। हम एक आई थिंक यू मस्ट हैव हर्ड फ्रॉम उद्धव जी वेरी क्लियरली yesterday that we have many choices. You have a country of 120 crore people. आदित्य ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वही बातें उन्होंने दोहराई जो इंडिया अलायंस के बाकी दल कहते आए हैं कि देश में अत्याचार हो रहा है, देश को हमको बदलना है, मोदी को हमको हटाना है, तरह तरह की बातें, संविधान पर हमला हो रहा है। इसको लेकर के कुछ इंटरेस्टिंग कमेंट्स जो हैं वो आए थे, आपको मैं बताना चाहता हूं। अखिलेश यादव ने जैसे एक बात कही, उन्होंने कहा ये 24 का चुनाव अगर भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो आपसे वोट का अधिकार छिन जाएगा। अब ये डर बैठाने की कोशिश है लोगों के मन के अंदर, इसीलिए बार बार ये बात, संविधान बदल देंगे, संविधान नहीं बचेगा, देश में लोकतंत्र नहीं बचेगा, वोट ही नहीं डाल पाएंगे, मोदी हमेशा के लिए प्रधानमंत्री हो जाएंगे अगर 24 में चुनाव जीत गए तो। ये इस किस्म का कैंपेन मुझे तो नहीं याद कि कभी किसी चुनाव में किया गया हो किसी भी सरकार के खिलाफ। और क्या इस किस्म का कैंपेन किसी को प्रभावित कर सकता है? क्या आप डरा सकते हैं किसी को? इसमें दोनों चीज़ें हैं सौरभ। एक तो कि कोई डर नहीं सकता इस तरह से। ये ज़रूर हो सकता है कि जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अब बयानों में भी आप देखते हैं, और न सिर्फ देश में बल्कि तो विदेश में बहुत सारे लोगों के बयान मैंने ऐसे सुने हैं कि मोदी ही प्रधानमंत्री होने चाहिए, वही रहने चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि जो समर्थक हैं वो इस बयान से डरेंगे। लेकिन एक दूसरी चीज़ सौरभ, इसको अगर आप देखें कि जब आप कहते हैं कि बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बड़ी समस्या है, महंगाई इतनी ज़्यादा बड़ी समस्या है, प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ नहीं किया, अगर इतने सारे इश्यूज़ हैं और उस इश्यूज़ से जनता बुरी तरह से त्रस्त है, तो फिर ऐसे बयानों का मतलब क्या, ऐसे बयानों की ज़रूरत क्या थी? उसका सीधा मतलब ये होता है कि उनके अंदर भी वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि किन इश्यूज़ को लेकर वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ें, जिसके सहारे उन्हें ये लगे कि जनता का जो जनमानस है, जनता का जो मूड है, वो उनके पक्ष में आ जाए। और उसका नतीजा ये रहता है कि ऐसी ऐसी चीज़ें सामने निकलती है कि अगर इस बार भी जीत गए तो वही हमेशा प्रधानमंत्री रहेंगे। और आप तो ये कह भी रहे थे कि मतलब ये सरकार तो ये चाहती है कि सब एक हो जाएं और अब इन सबको एक हो जाएं और उनके सामने जीत करके दिखाएं। और सौरभ, इंडिया अलायंस के गठबंधन के स्वरूप की चर्चा होने से काफ़ी पहले से बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता वो बार बार इस बात को कह रहे थे। जब किसी राज्य विशेष के गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही थी, तब उनका ये कहना था कि गठबंधन राज्य का तो छोड़िए, बोले कि हमारी हार्दिक इच्छा है कि एक बार ऐसी तस्वीर उभर कर सामने आए जिसमें बीजेपी एक तरफ रहे और सभी दल दूसरी तरफ रहें, और जो 51% की लड़ाई है उस लड़ाई को हम लड़ें। और ये हमारा सपना है, और जिस दिन वैसा हम कर पाएंगे
हमें ये लगेगा कि हमने सब कुछ अचीव कर लिया। हम इंतजार कर रहे हैं इस बात का कि सारा अपोजिशन एक हो। और ये सर मैं बार बार कह रहा हूँ इस बात को, ये तब की बात है जब इंडिया अलायंस को लेकर कोई दूर दूर तक ना कोई सुगबुगाहट थी, ना चर्चा थी, लेकिन वो इस बात को लेकर तैयार हो रहे थे। और ये चीज़ अगर आप सिर्फ कह रहे हो तो ऐसा नहीं होता, वो एक्शन में भी दिखता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं कि जब पिछली बार सपा बसपा कांग्रेस पार्टी साथ आई उत्तर प्रदेश में, तो अमित शाह ने जो पहली बैठक की थी उत्तर प्रदेश में, उस पहली बैठक में उन्होंने कहा था कि भले ही ये सारे साथ आ गए हैं, लेकिन इस बार भी हम 65 से 70 सीटें जीतेंगे। और उस बैठक में मौजूद जितने सांसद थे, बैठक में जाने से पहले सौरभ इस बात को लेकर दबाव में थे, और वो बाकायदा इस बात को बताते थे कि किस प्रकार से पहले एक नारा लगा था कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। उस बात का उदाहरण देते हुए वो दबाव में थे, डर में थे। लेकिन जैसे अमित शाह का स्पीच खत्म हुआ, वो बैठक खत्म हुई थी, उसके बाद उन नेताओं के अंदर वो भरोसा, वो कॉन्फिडेंस आ गया था। तो जब बीजेपी के जो चुनाव मशीनरी है अगर इस कॉन्फिडेंस पे काम कर रही हो, तो आप समझ सकते हैं कि नीचे तक वो कॉन्फिडेंस उनके कार्यकर्ताओं तक कैसे पहुंचता है। आधी इच्छा तो पूरी हो गई, यानी सामने सारा विपक्ष तो एकजुट हो बिल्कुल, गया। इस बात को अब लेकर सवाल सवाल इस दबाव बात का नहीं है कि दिख आप रहा है। 51% की लड़ाई में जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। और राज्यों में बीजेपी ने ये करके दिखाया है, और सामने भी अभी सवाल खड़ा है कि आप क्या बीजेपी के उम्मीदवार के सामने एक संयुक्त उम्मीदवार दे पाएंगे। ये जितना आसान सुनने में लगता है, क्या है वास्तविक में ऐसा करना? ये तो बहुत मुश्किल है, मुझे तो सुनने में भी आसान नहीं लगता। उनको लगता है ना कि उनको लगता है वो हर बात कर रहे नेता हैं, कहता है उनका। नहीं, बात कर रहे हैं। यदि वो बात इतनी आसान होती तो तीसरी बैठक आज भी हो रही है जो कल तक खत्म होगी, उसमें भी साझा उम्मीदवार पर फैसला नहीं होगा। मैं आपको बता सकता हूँ, वो इन प्रिंसिपल कह दें कि हम साझा उम्मीदवार खड़ा कर दें, तो साझा उम्मीदवार खड़ा करना तो बहुत मुश्किल काम है। आप सोचिए, एक पार्टी में, इसको तो छोड़िए, एक पार्टी में ही एक उम्मीदवार नहीं खड़ा होता, कितने वहाँ दावेदार पर होते हैं? जो लोग होते हैं उसमें से कुछ लोग निर्दलीय खड़े हो जाएंगे, किसी दूसरे बगावत के स्वर होते हैं, तो एक ही पार्टी में एक कैंडिडेट खड़ा करना मुश्किल होता है। तो 10 पार्टियों को साथ लेकर एक साझा उम्मीदवार खड़ा करना बड़ा मुश्किल काम है। जो अमित शाह जी का जिक्र किया, वो हमेशा इस बात पर काम करते हैं, लेकिन उनका दूसरा पर्पज है। उससे क्या वो समझते हैं कि इससे हम पोलराइज कर सकते हैं वोट्स को, अपना जो वोटर है उसको एक ज़्यादा ताकत के साथ, ज़्यादा एनर्जी के साथ खड़ा कर सकते हैं कि देखिए ये सब खड़े हो गए हैं, अब हमें ज़रूरी है कि पूरी ताकत के साथ लड़ा जाए। और देश में भी एक ऐसा माहौल बनता है कि भाई ये सब लोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ हैं, ये सब लोग बीजेपी के खिलाफ हैं, उनसे लड़ाई लड़ना चाहते हैं। ये तो फैक्ट है। हाँ, फैक्ट है, लेकिन वो जब कमजोर रहते हैं तो फिर वो लड़ाई वैसे नहीं बनती ना, पोलराइज नहीं होती। जब सब खड़े हो जाएंगे, अब जितना ये इंडिया जितना मजबूत होगा, उतना बीजेपी को अपने वोटर को पोलराइज करने में, अपने साथ खड़ा करने में मदद मिलेगी, आसानी होगी। इसको आप ये मत समझिए कि बहुत मुश्किल काम हो गया, ये उनके लिए फायदेमंद होगा कि भाई जितना हो। और जैसे राहुल जी का भी हम जिक्र करते हैं कि राहुल मोदी को जितना टारगेट करते हैं, उससे मोदी का जो वोटर है, मोदी साहब को जो सपोर्ट करने वाला आदमी है, वो ज़्यादा ताकत के साथ उनके साथ जोड़ता है। और जो लोग आप 24 में और 56 में जोड़ते हैं, 79 जिसमें कर रहे हैं, तो वो जो लोग इस साइड बैठे होते हैं वो भी इधर आ जाते हैं, तो कोई उतना बड़ा नुकसान नहीं होता। इसको दूसरे उदाहरण से देखिए आप कि 2019 में या जो पिछले इलेक्शंस हुए, 2022 का भी इलेक्शन हुआ, तो जितनी माइनॉरिटी डोमिनेटेड सीट्स थी उसमें से मैक्सिमम सीट्स बीजेपी ने जीती हैं, क्योंकि वहां पर बीजेपी को ये वोट पोलराइज करने में मदद करता है। ठीक, अभी जैसे अब जो सीट शेयरिंग की बात हो रही है, अभी बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहे थे समीर साहब, मुंबई के अंदर ही गठबंधन की क्या हालत है? मुंबई की जो 3 पार्टियां हैं इस वक्त विपक्ष की, उन तीनों में क्या चल रहा है? देखिए, शरद पवार के ऊपर जब से अजित पवार अलग हुए उसके बाद से लगातार ये प्रेशर था कि वो अपना स्टैंड क्लियर करें, लेकिन जिस हिसाब से वो अजित पवार से लगातार बैठक कर रहे हैं, अलग अलग तरह का बयान दे रहे हैं, सारे विपक्ष ने कहा था कि 1 अगस्त को आप प्रधानमंत्री के साथ स्टेज शेयर पुणे में मत कीजिए। उसके बाद भी शरद पवार ने मोदी के साथ स्टेज शेयर किया और मोदी की तारीफ की थी। तो उसके बाद अभी कुछ दिन पहले उद्धव ठाकरे का बयान आ गया कि शरद पवार आधे इधर है आधे उधर है, ऐसे आधे अधूरे शरद पवार के साथ हम महाराष्ट्र में लड़ाई कैसे लड़ सकते हैं? उद्धव ठाकरे का बयान था कि शरद पवार आधे इधर है आधे उधर है, ऐसे आधे अधूरे शरद पवार के साथ अगले चुनाव की तैयारी कैसे करेंगे? और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस और उद्धव ठाकरे ने मान लिया है कि शरद पवार पर भरोसा करना ठीक नहीं है। ये किसी भी समय चुनाव के 2 दिन पहले भी एनडीए में जा सकते हैं या कोई नया बखड़ा खड़ा कर सकते हैं। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को छोड़कर कांग्रेस और उद्धव ठाकरे ग्रुप ने 48 सीटों का बंटवारा आपस में एडजस्टमेंट कर लिया है कि अगर शरद पवार जाते हैं तो 48 सीटों के अंदर
मिलकर हम लड़ेंगे। और दूसरा बड़ा एक झटका आपको मैं बता दूं, महाराष्ट्र में ये लग गया कि समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र इकाई राजू शेट्टी के साथ चली गई है, उसने महाविकास आघाड़ी छोड़ दी है। महाराष्ट्र में जो राजू शेट्टी के नेतृत्व में तीसरा मोर्चा बना है 2024 के लिए, उसमें समाजवादी पार्टी चली गई है। तो राष्ट्रीय स्तर पर तो अखिलेश यादव एनडीए में हिस्सा है, लेकिन उनकी प्रदेश की जो यूनिट है उसने घोषणा कर दी अबू आजमी ने कि हम राजू शेट्टी के साथ चुनाव लड़ेंगे, हम महाविकास आघाड़ी का गठबंधन का हिस्सा नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस स्थिति के अंदर अब महाराष्ट्र में बहुत मुश्किल समय आने वाला है इन लोगों के लिए। अगर महाराष्ट्र के अंदर ही 3 ऑपोजिशन पार्टियां वही आपस में नहीं, एक उनको भरोसा नहीं है, तो ये तो बहुत कुछ बताता है। वो भी, और आप देखिए कि अभी 5 सितंबर को 6 राज्यों की 7 विधानसभा चुनाव पे उपचुनाव होने जा रहे हैं, उसी में एका नहीं है। आप अभी देखिए धूपगढ़ी जो पश्चिम बंगाल में चुनाव है 5 तारीख को, वहां पर कांग्रेस ने समर्थन लेफ्ट पार्टी को दे दिया, ममता बनर्जी को नहीं दिया है। ममता बनर्जी ने कहा कि इन दोनों को मिलने दो, भाजपा की बी टीम में मैं इनसे जीत के दिखा दूंगी। घोसी में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया, समाजवादी पार्टी ने 5 उम्मीदवार मध्य प्रदेश में घोषित कर दिए। तो ये आपस में कैसे मिलकर लड़ेंगे? अच्छा, ये सारी कवायद जो है कई बार ऐसा भी लगता है कि ये खामखा की कवायद है, होना तो वही है। ममता बनर्जी को 99% सीटें लड़नी है बंगाल के अंदर, अखिलेश यादव यूपी में ऐसे जनता आप तक भरोसा करेगी जब पंचायत से लेकर पार्लियामेंट का, ये केवल एक माहौल बनाने की दुनिया भारत भर में माहौल बनाने का है कि भाई कुछ तो काम किया जाए। ममता बनर्जी सीट दे सकती हैं क्या, सीट वो अपने हिस्से की लेफ्ट को या कांग्रेस को? नहीं दे सकती है। मैं आपसे पूछ रहा हूं क्यों दे? आप अपना हिस्सा देना चाहता है कोई भी अपना, तो वो अपनी ताकत देखिए, गठबंधन भी बन जाए उसमें भी सबसे जरूरी है कि आपकी ताकत सबसे ज्यादा बनी रहे। हाँ, क्योंकि यदि गठबंधन बना और आप कमजोर हुए तो उस गठबंधन का आपके लिए कोई फायदे तो सर मैं भी वही कह रहा हूँ कि गठबंधन के लिहाज से भी और वैसे भी ममता बनर्जी के लिहाज से भी सोचे तो वहां पर सीट शेयरिंग का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए आपने कहा ना कि साझा उम्मीदवार आसान काम है क्या, तो पार्टी में ही नहीं होता। जब वो चौगागर साहब करेंगे उम्मीदवार हो सकता है कि अगर वहां कांग्रेस पार्टी सोच ले कि हमें बंगाल में और यूपी में चुनाव ही नहीं लड़ना, फिर तो हो जाएगा साझा उम्मीदवार। तो फिर तो बहुत सारे छोड़ना पड़ेगा, फिर पंजाब और दिल्ली भी छोड़ना पड़ेगा, बिहार भी छोड़ना पड़ेगा, झारखंड आपको सोरेन के लिए छोड़ना पड़ेगा, तो सारे डीएमके के लिए छोड़ना, आपको बीआरएस के लिए छोड़ना पड़ेगा, डीएमके के लिए छोड़ना पड़ेगा, तमिलनाडु आपको डीएमके के लिए छोड़ना पड़ेगा। देखिए ऐसे यदि फैक्ट्स पर पंजाब आम आदमी पार्टी के लिए छोड़ना ये बात आज नहीं, ये बात तो अब तो कई हफ्तों पहले आई थी और ऑपोजिशन के एक बड़े लीडर ने ये बात कही थी कि हम चाहते हैं कांग्रेस पार्टी 250 सीटों पर चुनाव लड़े जी और बाकी सीटें छोड़ दे अपने ऑपोजिशन। मैं कह रहा हूँ फैक्ट्स क्या होता है, कई बार हमको लगता है कि फैक्ट्स जो है ना वो सबसे इंटरेस्टिंग वो है, साफ है तस्वीर। अब फैक्ट्स को देखिए कि आज जो 28 दल खड़े हो रहे हैं उसमें से उनकी 326 सीटें ऐसी हैं जो वो पिछली बार वो दूसरे नंबर पर थी। तो ये तो दिखने में तो बहुत अच्छा लगता है कि 326 सीटों पर दूसरे नंबर पर पार्टियां जो हैं वो लड़ाई लड़ रही हैं, एक साथ हो रही हैं, तो उनको बदलने में मुश्किल नहीं होगा। लेकिन उसमें से 209 सीटें हैं जिस पर कांग्रेस दूसरे नंबर पर थी। अब जिन 209 सीटों पर कांग्रेस सीट थी उनमें से 161 सीटें ऐसी हैं जब बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मुकाबला था और उसमें से केवल 17 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। 91% स्ट्राइक रेट था बीजेपी का। तो ये फिगर्स को आपको वही तो आ गया ना सर फिगर, वही तो जो 200 सीटों पर कांग्रेस नंबर 2 पर थी और जो 50 सीटें जीती थी, वही तो कह रहा है विपक्ष की ये 250 सीटें आप ले लो, नंबर 1 और नंबर 2 वाली ये सीटें आपकी और बाकी जो 300 सीटें हमको लड़ने दो, बाकी दलों को लड़ने दो। और जिस राज्य में जो क्षत्रप है वो वहां का किंग है, वो वहां पर लड़ेगा बीजेपी से। जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि हर राज्य में जिसका क्षत्रप है, जो रीजनल लीडर है या पार्टी है, वो अपनी सीटों पर लड़े। लेकिन ये मान लेना, क्योंकि फिर उससे मान लीजिए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी है, मान लीजिए कहता हूं मैं, ठीक है, तो क्या वहां पर कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस की दुकान, अधीर रंजन साहब सब बंद करके बैठ जाएं? यही तो डिलेमा है कांग्रेस का। क्या करे कांग्रेस? यूपी में क्या करे कांग्रेस? अरे यूपी में कांग्रेस मांगे भी तो किस मुंह से सीट मांगे? यूपी में किस मांगे कैसे सीट? कैसे मांगेगी? 2 सीट जीती हैं आप, कहां से आप क्या एक सीट माफ कीजिएगा, 1 सीट को कैसे कह देंगे कि हम 10 सीट लड़ेंगे? बंगाल वाली सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग शायद हो चुकी है ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी और टीएमसी के बीच। अच्छा। और सिर्फ 2 सीटें छोड़ी जा रही है कांग्रेस पार्टी के लिए और कांग्रेस पार्टी उससे संतुष्ट है। और उस अंडरस्टैंडिंग के बाद अधीर रंजन चौधरी, जो कि ममता बनर्जी के एकदम से मुखर विरोधी हैं, आपको याद होगा कि कांग्रेस मुख्यालय में जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो जैसे उनसे पूछा गया कि बंगाल में भी तो बहुत ज़्यादा हिंसा हुई है पंचायत चुनाव में, उनकी भाषा बदल गई थी क्योंकि अधीर रंजन चौधरी को ये कन्वे कर दिया गया पार्टी के द्वारा कि अब आप ममता बनर्जी के खिलाफ नहीं बोलना है। अच्छा। और हमारे टॉप सोर्सेज ये बताते हैं कि अधीर रंजन चौधरी इस बात को लेके बहुत ज़्यादा असहज हैं
क्योंकि उनकी पूरी राजनीति ममता बनर्जी के खिलाफ रही है। और ऐसे में अब एकदम से चुप हो जाना उनके लिए असहज स्थिति है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने अगर यह फैसला कर लिया है तो अधीर रंजन चौधरी बंगाल में कांग्रेस को 2 सीटों मिली। बंगाल में कांग्रेस को बंगाल में कांग्रेस बड़ी समस्या बंगाल में नहीं है। कांग्रेस की 2 ही सीटें हैं। बस सिर्फ वही 2 सीटें जो जीती है वही मिली। दूसरी बड़ी तो अब समस्या यही है ना, सौरभ जी। सर यही फॉर्मूले की तो हम बात, अगर यही है देश भर का नहीं, फॉर्मूला, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ तो क्या देवेंद्र नया जी है? की बात ठीक है और वो 2 सीटें कांग्रेस की है, लेकिन यदि 2 सीटों पर अंडरस्टैंडिंग होती है तो ऐसी अंडरस्टैंडिंग तो सब जगह हो सकती है कि 40 में से 2 सीटें कांग्रेस को समस्या चाहिए। कांग्रेस की नहीं है ना, सौरभ जी। देश के सबसे हर बड़े जगह नहीं, राज्यों में से जैसे दिल्ली में समस्या होगी, दिल्ली में आम आदमी पार्टी को आप साथ रखने की कोशिश बंगाल में करते हैं, देखो पंजाब तो- में समस्या होगी, कर्नाटक में समस्या होगी आपके साथ, जहां पे मजबूत हैं 2 पक्ष अगर मजबूत हैं, कर्नाटक वहां में भी बड़ी कोई क्या समस्या है? कर्नाटक में नहीं, तो वो जो- कर्नाटक में कोशिश कर रहे हैं जेडीएस को साथ लाने की। तो अगर उस तस्वीर की मैं बात कर रहा सौरभ जी, हूं कि अगर बंगाल में वैसा खाली हुआ, कांग्रेस समस्या नहीं है, लेफ्ट और टीएमसी लेफ्ट कैसे मिलकर लड़ेंगे? लेफ्ट TMC कम्युनिस्ट पार्टी और टीएमसी कैसे मिल जाएंगे? समस्या ये है लेफ्ट ना, को भी कुछ जम्मू दे रही है, कश्मीर ममता में बनर्जी की पीडीपी नहीं और दे नेशनल कॉन्फ्रेंस कैसे मिल लेफ्ट जाएंगे? के बारे में अभी तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी वाली बातचीत ऑलरेडी हो चुकी है, जब ऐसा हमें बताया। एक चलिए, तो एक तो बड़ी खबर देवेंद्र बल्कि वो ने दी ऐसा है कर सकते हैं कि कि- बंगाल के अंदर कांग्रेस और ममता बनर्जी के बीच जो है अंडरस्टैंडिंग बन गई है, समझौता हो गया है, 2 सीट पर कांग्रेस पार्टी बंगाल मुझे के लगता है अंदर। कि ऐसा चुनाव में कर अगर सकते एक हैं नहीं हो कि सकते टीएमसी हैं। वर्सेस लेफ्ट नहीं हो सकता, मतलब दोनों साथ साथ नहीं जा सकते। तो टीएमसी ये बहाना ले कि भाई हम कांग्रेस को 10 सीटें दे रहे हैं, मान लीजिए 5 सीटें दे रहे हैं, अब इसमें से जो देनी है लेफ्ट को दे दे, क्योंकि वो डायरेक्ट लेफ्ट उपचुनाव में अगर को ये लेफ्ट नहीं हो वर्सेस सकते, एक उपचुनाव का चुनाव हो रहा है 5 सितंबर को, उस पर अगर विपक्ष एकजुट होकर नहीं लड़ सकता है तो लोकसभा की 80 सीटों पे कैसे मिलकर लड़ेंगे? और स्टेट आप देख लीजिए, और किस स्टेट में समझौता होगा भाई? वाईएसआर बड़े क्लियर है मेरे ख्याल से। वाईएसआर तो कुछ- वैसा रखे वो- नवीन वो तो पटनायक अकेला बड़े लड़ क्लियर रही हैं कि पटनायक उनको किसी के साथ उनको नहीं- किसी के साथ नहीं जाना बीआरएस है, किसी के साथ नहीं जा रहा है, बीआरएस भी नहीं किसी के जाएंगे। साथ नहीं जाने वाला। हालांकि उनको लेकर के कभी कभी सुनते रहते हैं नहीं, कि चुनाव वो तक वेट जाना करना चाहते चाहिए। हैं। हाँ, चुनाव तक थोड़ा वेट करना चाहिए, बीआरएस जो है विधानसभा वो चुनाव तक। एंटी मोदी स्टैंड पर रहना चाहते हैं, तो वो हो सकता है कि वो कहां तक जाएंगे। लेकिन चुनाव में वहां कांग्रेस बढ़ रही है ना, वहां विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बढ़ इसलिए रही वो है। विधानसभा चुनाव के बाद देखेंगे ना कि क्या बीआरएस ने करना है। प्रस्ताव भेजा है कांग्रेस को कि आप तेलंगाना विधानसभा चुनाव में मुझे अगर आप सपोर्ट करोगे तो लोकसभा में अंडरस्टैंडिंग बन सकती है, साथ में लड़ने की एनडीए का हिस्सा बन सकता है। क्योंकि बीआरएस के लेकिन लिए वो तेलंगाना में कांग्रेस विधानसभा जीतने के लिए लड़ रही है। बिल्कुल तेलंगाना में कांग्रेस किसी भी स्थिति में बीआरएस के साथ नहीं जाएगी, क्योंकि ग्राउंड ऑफ कांग्रेस का धीरे धीरे वहां मजबूत हो रहा और है अगर कर्नाटक के पर्दे बाद। के पीछे अंडरस्टैंडिंग तेलंगाना में होगी तो तय मानिए कि वो एनडीए के साथ होगी, कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं होगी। विधानसभा चुनाव के बाद बिना डिक्लेयर किए एनडीए के साथ एक अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ तो नहीं होने जा रही केसीआर है। मोदी की तरफ ही आएंगे। पर्दे के पीछे से आ सकते हैं, डिक्लेयर तौर पे भले ही ना आया। वो दूसरा एक नमूना आप सामने देख तौर सकते पे हैं एनडीए के साथ कि ना आए। बीजेपी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को, जो कि बहुत ज्यादा मुखर प्रदेश अध्यक्ष रहे संजय हैं को। तेलंगाना में, ग्राउंड पे काम करते रहे हैं, संजय बंडी, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यक्रम में ये बताया था कि कार्यकर्ता कैसा होना चाहिए वो संजय बंडी से सीखिए, प्रोटेस्ट कैसे किया जाता है वो संजय बंडी से सीखिए। उसको बदला गया। उसके बावजूद अगर संजय बंडी को बदला गया तो आप समझ सकते हैं कि मैसेजिंग क्या था। और जो किशन रेड्डी को जिन कमान दी गई है, माना यह जाता है कि वैसा तीखापन ये नहीं दिखाते केसीआर के खिलाफ जैसा कि संजय बंडी दिखाते हैं। और ये भी नहीं था कि संजय बंडी ने कोई गलती की हो, इसकी उन्हें सजा दी गई हो, क्योंकि उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय महामंत्री बना दिया गया है। मतलब वो सीधे समझ में आ रहा है कि वो एक रणनीति है, वो एक मैसेजिंग है। केसीआर के खिलाफ उस रूप में नहीं जाना है जैसा मैसेजिंग पहले है, जाते थे। वो मैसेज दिया है भारतीय जनता पार्टी ने कि भाई हमें केसीआर के चलिए, खिलाफ। आपने बंगाल की हमको कहानी बता दी, अब बचा है इस महाराष्ट्र की कहानी। आपको बता दी समीर साहब ने कि वहां पर शरद पवार पर कोई भरोसा नहीं है। कांग्रेस और उद्धव ठाकरे ने समझ लिया है कि सीटें हमको ही आपस में डिवाइड कर लेनी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।